2, 1. घने पेड़ों के पीछे खामिश है, हर पत्ते पर एक साजिश है, हवा में घुली अजीब सी बातें हैं, हर कदम पे कई घाते हैं। हवा में कोई अज्ञात सी सरसराहट है, शून्य में गूंजता एक अदृश्य आहट है, कांपती परछाइयां धुंधलाती है, जैसे धुआं खुद को निकल जाती है। सोचिए, आप अपने घर से बाहर निकले, बाजार जाने, किसी रिश्तेदार से मिलने या फिर किसी निजी काम से, और राह चलते किसी आईडी की चपेट में आ जाए। आपके घर से एक नौजवान को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाए, आपके पास चलने की पक्की सड़क ना हो, बुनियादी सरकारी सुविधा से आपको वंचित रखा जाए। मैं किसी विश्व युद्ध के समय का बखान आपके सामने नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह स्थिति है वर्तमान बस्तर की। पिछले 4 दशकों से बस्तर के ग्रामीण इसी डर और दहशत के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसका कारण है बस्तर की हवा में फैला हुआ लाल आतंक और नक्सलवाद, जिन्होंने अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बस्तर के मासूम ग्रामवासियों को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है। तो आज उन्हीं बस्तर वासियों की आवाज बनकर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक हमारा क्या कसूर। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति या घटना से संबंध जरूर है। यदि किसी व्यक्ति विशेष से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक सहयोग ना समझा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर दिवाकर और आप देख रहे हैं बस्तर दर्शन। अभी अभी खबर बस्तर के अंदरूनी इलाके से आई है कि कुछ युवाओं की आज एक लंबे वनवास के बाद घर वापसी हो चुकी है। कई सालों से नक्सली संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे इन युवाओं ने आज यहाँ आत्मसमर्पण किया है। उन्हीं आत्मसमर्पित नक्सलियों में एक युवा नक्सली सुकारू हमारे बीच उपस्थित है। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके मनोदशा को समझने की कोशिश करते हैं। नदी किनारे तीरे तीरे पर्वत पर्वत घाटी घाटी बना बावला सुंदराम मैं अपने पुरखों की माटी। तो सुकारू, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप नक्सलियों के संगठन से कैसे जुड़े?
निजाम वालों ने मेरे हाथों में डफली थमा दी और मैं दलम के लिए काम करने लगा। और पता नहीं कब मेरे हाथों में डफली की जगह बंदूक आ गई, मुझे समझ ही नहीं आया। अब वह समय आ गया है परिवर्तन का, क्रांति का, इनकलाब का। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। तो सुकारू, आप हमें बताइए कि फिर आपने सरेंडर करने का फैसला क्यों किया? मैं दल में था, मैं उनके अनुसार ही काम कर रहा था। मुझे जो बोला जाता था मैं वैसा ही करता था। सुकारू जाओ, जहाँ जहाँ पुलिस के कदम पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ गोला बारूद का जाल बिछा दो। जी कॉमरेड। दोस्तों, बस्तर में अच्छे मौके आते नहीं हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद लाए जाते हैं। लेकिन अच्छे को बुरा करना नक्सलियों से बेहतर कौन जानता है। उनके द्वारा बिछाया गया बारूदी जाल किसी का परिवार, किसी का भविष्य नहीं देखते, केवल तबाही मचाते हैं। दोस्तों, अभी हम हैं बस्तर के अंदरूनी इलाके में और हम जिनसे मिलने वाले हैं वो कुछ समय पहले कोसला नाला के पास हुए आईडी ब्लास्ट के पीड़ित हैं। इस ब्लास्ट में ग्रामीणों से भरी सवारी गाड़ी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बारूदी बम की चपेट में आ गई थी, जिसमें बस्तर के एक युवा खिलाड़ी दिनेश ध्रुव ने अपना एक हाथ खो दिया। मेरा नाम दिनेश ध्रुव है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक तीरंदाजी का प्लेयर हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा नेशनल लेवल में सिलेक्शन हुआ था। उस दिन हमारी गाड़ी कोसला नाला से जैसे ही कच्चे रास्ते की तरफ जा रही थी, जोरदार ब्लास्ट हुआ और मेरी आंखें सीधे अस्पताल में खुली। मैंने देखा कि इस हादसे में मैंने अपना एक हाथ खो दिया। मुझे अपने मन को बनाने में बहुत समय लगा कि अब मैं कभी तीरंदाजी नहीं कर पाऊंगा। इस हादसे में मेरे सपने के साथ साथ मेरे पिताजी की भी सपने टूट गए। मेरे पिताजी एक तीरंदाज थे, जो वो नहीं कर पाए उनका सपना मैं पूरा करने वाला था। तीरंदाजी को बस्तर की विरासत माना जाता है। सर, आपका बेटा कब से इसकी तैयारी कर रहा था? बचपन से इसको तीरंदाजी का शौक था। मैंने कितनी मुश्किलों के साथ इसे शहर में प्रशिक्षण दिलवाया। ये अपनी मेहनत से इस लेवल तक पहुंच पाया था कि आप सोच भी नहीं सकते कि किसी इंसान के सपने का टूटना कितना खतरनाक होता है। उस इंसान के दिल में क्या बीत रही होगी जिसका जीवन भर का सपना नक्सलियों की वजह से चकनाचूर हो गया हो। उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो रोज अपने बेटे को लाचार और बेबस देखता होगा। दिनेश, आज आपकी ये जो स्थिति है इसका कारण माओवादी संगठन है। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मेरा इन माओवादियों से सिर्फ यही सवाल कि क्या कसूर था मेरा जो मेरी ये हालत कर दी। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या मेरा कसूर इतना ही था कि मैं बस्तर में पैदा हो गया? क्या मेरा कसूर इतना ही था कि मैंने बस्तर में रहकर बड़े सपने देख लिए? मैं इन माओवादियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि चले जाइए हमारे बस्तर से। हमें हमारे जल जंगल जमीन के साथ जीने दीजिए। इन माओवादियों के कारण हमारे बस्तर का भविष्य अंधकार में खो जा रहा है। एक तरफ ये माओवादी कहते हैं कि वे हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अब
बस्तर को अपने खून के आंसुओं से मत रुलाइए। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए बाबू। के सभी मोबाइल नेटवर्क और सड़क हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जितने भी मोबाइल नेटवर्क और सड़क उसके अंदर आते हैं सबको उड़ा दो। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भाई मुझे लगता है अब हमें इन माओवादियों के बनाए गए नरक पर ही चढ़ना पड़ेगा। कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही थी इंटरनेट से, पर इन माओवादियों ने टावर को ही उड़ा दिया। अरे तेरा चाचा भी तो नक्सली है, उन्हीं लोगों ने तो ये सब किया है। वो चाहते ही नहीं कि बस्तर का कोई भी बच्चा आगे बढ़ने के सपने देखे। इस वक्त की बड़ी खबर बस्तर के अंदरूनी इलाके से आ रही है कि बस्तर के एक विद्यार्थी दीनू ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने मरने का कारण वहां के माओवादी संगठन को बताया और सूत्रों से एक खबर भी मिली है कि दीनू के चाचा भी एक नक्सली है। दीनू ने अपने आखिरी वक्त पर अपने चाचा के लिए एक वीडियो बनाया जो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दीनू ने अपने और बस्तर के अन्य विद्यार्थियों के मन की बातें कही है। मैं बस्तर का एक आम लड़का हूं। बाहरी बच्चों की तरह ही मेरे भी कुछ सपने थे। मैं पढ़ना चाहता था, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। पैसे नहीं थे, परिवार इतना सक्षम नहीं था कि बाहर जाकर पढ़ाई कर सकूं, तो मैंने इंटरनेट को ही अपना गुरु बना लिया। पर इन माओवादियों ने टावर उड़ा के मुझसे वो भी छीन लिया। मेरे सपने की आखिरी आस मुझसे छीन ली। कितना कुछ सोचा था मैंने अपने भविष्य के लिए। मैं इस गोले बारूद से आगे की दुनिया देखना चाहता था, पर शायद ये सोचते वक्त मैं भूल गया था कि मैं इन माओवादियों के गोद में पलने वाला लड़का हूं। मुझे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। क्या बस्तर के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? कल भले ही मैं न रहूं, मगर मुझे कम से कम इस बात की खुशी तो रहेगी कि मेरे अपने हिस्से की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे भरोसा है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर, उनके द्वारा लिए गए नक्सल मुक्त भारत के संकल्प पर। 31 मार्च 2026 बाकियों के लिए सिर्फ एक आम तारीख होगी, पर हम बस्तर वासियों के लिए वो एक आजादी का महोत्सव होगा। उस आजाद बस्तर में मुझ जैसे किसी भी दिनों के सपने टूटेंगे नहीं, बल्कि साकार होंगे। उस आजाद बस्तर में हम सब बस्तरवासी मिलकर एकता और शांति के साथ विकास और उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। एक तरफ नक्सली लीडर के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अच्छी और जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बस्तर का एक आम युवा शिक्षा के लिए अपनी जान तक दे रहा है। जिस समानता की बात माओवादी करते हैं, उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो सुकारू जी बताइए कि आखिर क्या कसूर था इनका? क्या इनका कसूर बस इतना था कि ये इस लाल आतंक के साए में पैदा हो गए? अगर ये आज बस्तर के अलावा कहीं और पैदा हुए होते तो इनका ये हाल नहीं होता। आपका भतीजा दीनू पढ़ लिख कर अपना और अपने परिवार का जीवन अच्छा करता। दिनेश का अचूक निशाना लगाने वाला हाथ आज उसके पास होता। आज वो नेशनल लेवल पर खेलता और फिर शायद ओलंपिक भी खेलता और हमारे भारत देश का नाम रोशन करता। नक्सली हमें कच्ची उम्र में बहला फुसला कर अपने दल में शामिल करते हैं, हमारे दिमाग में धीरे धीरे अपने विचारों को थोपते हैं। हम भोले भाले ग्रामीणों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये नक्सली जल जंगल जमीन का ढकोस लाकर हमें अपनी बातों पर उलझा देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अगर एक बार बस्तर का विकास हो गया तो यहाँ के आदिवासी उनके चंगुल से निकल जाएंगे और उनके निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई जा रही लाल क्रांति का ढोंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साहब, जिस दिन से मुझे अपने भतीजे दीनू की खबर मिली, उस दिन से मैंने यह फैसला कर लिया
कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसे संगठन का साथ नहीं दूंगा जिसके कारण निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों का जीवन तबाह हो रहा हो। पिछले 4 दशकों से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लाल आतंक फैला हुआ है और इस बीच ना जाने कितने निर्दोष बेगुनाह बस्तर के ग्रामीण आईडी ब्लास्ट के शिकार हुए, जिसमें किसी 3 साल की राधा ने अपनी एक आंख गंवाई, महादेव दूधी ने अपना एक पैर खो दिया और सोडी राहुल ने तो अपनी दोनों आंखों के साथ एक पैर भी गंवा दिया। एक किसान जिसके घर में बच्चे हैं, जो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, यदि उसकी दोनों आंखें चली जाए तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हमारे बस्तर के माड़वी नंदा की सच्ची कहानी है, जो माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईडी ब्लास्ट के शिकार हुए और अपनी दोनों आंखें गंवा दी और आज अपने दैनिक कार्यों के लिए भी अपने परिवार पर आश्रित हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2024 के बीच बस्तर क्षेत्र में नक्सली हिंसा की घटनाओं में माओवादियों द्वारा मारे गए 1851 लोगों में से 1623 आम नागरिक थे। एक तरफ ऊपर बैठे मानवाधिकार के लोग पुलिस द्वारा मारे गए नक्सलियों के अधिकारों की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ना जाने कितने ग्रामीणों का परिवार नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट का शिकार होते आ रहा है, जिसका सीधा संबंध बस्तर के नक्सलियों के साथ ही परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करने वालों से है। नक्सली सड़क, अस्पताल, स्कूल और सरकार के द्वारा बस्तर के नागरिकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को ध्वस्त कर देती है और ग्रामीणों तक पहुंचने ही नहीं देती, जिसका सीधा असर बस्तर के निवासियों और बस्तर के विकास पर पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मानवता और समानता की आड़ में लाल आतंक फैलाने वाले नक्सलियों से सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपकी लड़ाई सामाजिक व्यवस्था से है तो खामियाजा बस्तर के आम नागरिकों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? मुझे अफसोस है कि मैं उनसे जुड़ा, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं कहीं का नहीं रहा, अगर मैं वापस जाता हूं तो वो लोग मुझे मार देंगे और यहाँ मुझे कोई अपनाएगा नहीं। ऐसा आपसे किसने कहा? बल्कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की मदद सरकार स्वयं करती है। सरकार उनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। आज कई आत्मसमर्पित नक्सली समाज में साधारण रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से कई शिक्षक, पुलिस और सरकारी अधिकारी भी बन गए हैं और एक आत्मसमर्पित महिला नक्सली तो सरकार में मंत्री बन समाज की सेवा कर रही है। दुनिया रंगीन है और समस्या यह है कि इस रंगीन दुनिया को दिखाने के लिए बस्तर के निवासियों को सिर्फ लाल रंग का चश्मा दिया जा रहा है। लाल रंग को विद्रोह का प्रतीक माना जाता है और आज इसी लाल रंग के साथ ये नुक्कड़ की टोली माओवादियों और उनकी विदेशी विचारधारा का विरोध प्रकट करती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शब्द की नक्सलियों की बुनियाद हिलनी चाहिए। सिसकी आप सहेंगे नहीं, बारूद के बीच अब रहेंगे नहीं, हर चेहरे पर मुस्कान की लहर चलनी चाहिए। जो चुपते लंबे समय से वो बोलेंगे आज, इस खामोशी की दीवार ढहनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए माड़वी नंदा चलना चाहिए। बंदूक की आवाज नहीं, गाएंगे हम भी, हर दिल में उमंग की बंसी बजनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में